नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। मैं हूं कुंदन जायसवाल और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाल ही में घटे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि हम जो यहाँ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बनने की संभावना ज्यादा होती है। बस वही हम पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा यहाँ न्यूज है कि इंडिया के दो बीचेस को, यानी कि दो समुद्र के तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग का मतलब होता है कि ये जो बीच हैं ये पूरी तरह अब स्वच्छ बीच है, यानी ये पूरी तरह अब क्लीन बीच है, यानी किसी तरह की गंदगी या किसी तरह की पॉल्यूशन जो है इस बीच पे अब नहीं फैलाई जा रही है। और ये कौन से बीच है जिन्हें अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये लक्षद्वीप के दोनों बीच है। एक का नाम है मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरे का नाम है कादमत बीच। और ये दोनों जो बीच है ये लक्षद्वीप के ही बीच है, यानी लक्षद्वीप के जो समुद्री तट है जो कि मिनिकॉय थुंडी और कादमत, इन दोनों बीच को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके द्वारा? तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा, यानी FEE के द्वारा दिया गया है। और ब्लू फ्लैग के सर्टिफिकेट पाने के बाद अब हमारे भारत में जो टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले बीच हैं उसकी संख्या अब 12 हो चुकी है। यानी इससे पहले भारत में ब्लू फ्लैग जो पाने वाले बीचेस थे उनकी संख्या 10 थी और ये दो बीच को मिलाकर अब भारत में टोटल बीचों की संख्या 12 हो गई है जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। अब ब्लू फ्लैग का मतलब यही है जो कि मैंने बताया कि उस बीच को एकदम क्लीन घोषित कर दिया जाता है कि ये बीच काफी साफ सुथरा है पॉल्यूशन के मामले में, या जो इको इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उस इन्वायरमेंट में ये बीच काफी ज्यादा अब जो है स्वच्छ हो चुका है और इसे हम इको लेवल भी बोलते हैं। और ये हमारे वर्ल्ड के कुछ क्लीनेस्ट बीचेस में इसे शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बीच को जो है कुछ मापदंड से गुजरना था और उस मापदंड से गुजरने के बाद, यानी कि 33 क्राइटेरिया से गुजरने के बाद इन दोनों बीचों को हाल ही में ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है। तो दोस्तों, इन दोनों बीचों का नाम याद कर ले और ये कहां के बीच है इनके भी नाम याद कर ले। साथ ही साथ हमारे भारत में अब ब्लू फ्लैग होने वाले जो बीच है वो कितने हैं इसकी संख्या भी आप याद कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि ICICI बैंक ने फिर से संदीप बख्शी जी को रीअपॉइंट किया है। लेकिन संदीप बख्शी जी को जो रीअपॉइंटमेंट की गई है वो किस पद पे की गई है? अगर इनके बारे में आप पहले जानते थे तो आपको पता होगा कि ये ICICI बैंक के किस पद पे सुशोभित थे और इनकी जो रीअपॉइंटमेंट की गई है वो कितने साल के लिए की गई है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकी जो नियुक्ति की गई है फिर से इस बैंक में, वो इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के रूप में की गई है। इस दोनों पोस्ट को याद कीजिए क्योंकि इसी दोनों पोस्ट पर ये फिर से नियुक्त किए गए हैं संदीप बख्शी जी। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो 3 सालों के लिए की गई है और ये जो नियुक्ति की जो अप्रूवल दी गई है वो हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। अब इनकी जो नियुक्ति फिर से जो दी गई है अप्रूवल, वो कब से लेकर कब तक जो है मान्य रहेगी? तो आने वाले 4 अक्टूबर 2023 से, यानी कि इस साल से नहीं अगले साल से 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2026 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। और अभी भी ये अपने पद पे बने हुए हैं, लेकिन इनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही इन्हें फिर से इस पद पे रीअपॉइंट कर दिया गया है। अब इस बैंक के साथ इनका जो पुराना नाता रहा है वो 36 सालों का रहा है, लेकिन MD और CEO के पद पे ये कब से बने हुए हैं इस बैंक के? तो
15 अक्टूबर 2018 से ये इस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पे बने हुए हैं और इन्होंने इस बैंक के होल टाइम डायरेक्टर और सीओओ के तौर पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। सीईओ का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे भी इन्होंने इस बैंक के लिए कार्य किया हुआ है। तो इनका नाम याद रख लेना है, कितने सालों के लिए नियुक्ति की गई है ये याद रख लेना है, और इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई थी ये भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा ये है कि अब बहुत सारे देशों में कैनबिस यानी कि भांग को अप्रूवल मिलने के बाद अब जर्मनी ने भी ये डिसाइड किया है कि अब भांग की जो अप्रूवल है वो अब लीगल तरीके से कर दी जाएगी, यानी कि अब लीगल तरीके से पब्लिक प्लेसेस पे भी भांग प्रोवाइड किए जाएंगे जर्मनी में। लेकिन ये जो भांग है ये भांग के कुछ प्रोडक्ट के रूप में इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आपको गांजा वगैरह जो होते हैं जो कि एक तरह के नशीले पदार्थ होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के रूप में ये भांग मार्केट में अवेलेबल किए जाएंगे। और इसके लिए जर्मनी के गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया गया है ताकि लोगों के बीच इस प्रोडक्ट को लेने के बाद रिक्रिएशन का जो माहौल है वो बना रहे। यानी लोग कई बार क्या होते हैं कि वर्क करते करते या टेंशन से थक जाते हैं, तो उन्हें इन सब चीजों से दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट को जर्मनी में अप्रूव करने का फैसला लिया गया है। और इसके लिए जो है सरकार ने ये तो अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन पार्लियामेंट में इसे अभी अप्रूवल लेना बाकी है। यानी पार्लियामेंट में जब इसे अप्रूवल मिल जाएगा तो ये पूरी तरह जर्मनी में ये पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या कुछ नियम बताए गए हैं कि आप कम से कम अगर आप पर्सनल यूज के लिए इस कैनबिस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 30 ग्राम तक जो है पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करने की मान्यता दी जाएगी, यानी कि आप 30 ग्राम तक मैक्सिमम पर डे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है ये वैसे शॉप पे ही मिलेंगे जिन्हें इस तरह की लाइसेंस या तो फार्मेसिस्ट जो शॉप होते हैं उन शॉप पे अवेलेबल ये प्रोडक्ट होंगे, और जिन्हें ये लाइसेंस दिए जाएंगे केवल उसी शॉप पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल किए जाएंगे, ऐसे जर्मनी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। अब इस देश के अलावा कुछ और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले से ही भांग को जो है अप्रूव कर दिया है पब्लिक प्लेसेस में, यानी जैसे कनाडा और उरुग्वे जैसे कंट्री ने भी क्या किया हुआ है कि रिक्रिएशनल के तौर पे कैनबिस को लीगलाइज्ड कर दिया गया है, यानी लीगल तरीके से इसे पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है आप इस न्यूज को अच्छे से आपने सुना, अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है अभी इसे लागू नहीं किया गया है, सिर्फ जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये अनाउंस किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर सवाल बनते हैं कि किस जो है देश के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि कैनबिस को जो है अब लीगल कर दिया जाएगा, अगर उस ऑप्शन में आपको जर्मनी दिखती है तो आप उसे जरूर टिक करेंगे। लेकिन अगर जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होती है तब तक ये पूरी तरीके से ये कानून जो है नहीं बन पाएगी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अभी तक तो आपने T20 को जो है कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम जानते होंगे, या T20 को ऐसे लोगों को खेलते देखा होगा जिनके पास खुद के नेचुरल आईज है, लेकिन ब्लाइंड पर्सन के लिए भी तीसरी बार T20 का आयोजन किया जाना है। और इसी ब्लाइंड पर्सन के जो T20 के आयोजन किए जाने हैं उसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो है किन की नियुक्ति की गई है, युवराज सिंह की नियुक्ति की गई है। यानी जो तीसरी बार, यानी कि ये जो T20 हो रहे हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए, ये तीसरी बार इसकी आयोजन की जा रही है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह, जो कि हमारे एक बहुत ही फेमस भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। और इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड के द्वारा की गई है, जो ब्लाइंड लोगों के जो क्रिकेट की एसोसिएशन है, जिसे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड यानी कि कैबी बोलते हैं, उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह होंगे। अब इस T20 की जो आयोजन हो रही है जिसमें ब्लाइंड पर्सन खेलेंगे, उसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है इसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात ये उठ रही है कि इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब से होगा, तो
आने वाले 6 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक इस T20 वर्ल्ड कप जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें जो भारत के टीम शामिल है उसमें भारतीय कैप्टन के रूप में अजय कुमार रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया है, यानी कि ये T20 जो ब्लाइंड लोगों के लिए है उसमें ये भारतीय कैप्टन के तौर पे अपनी भूमिका निभाएंगे। और वाइस कैप्टन के रूप में वेंकटेश्वर राव दूना जी को अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डे से है, और ये इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोलियो डे 2022। आप पोलियो के बारे में जानते होंगे, इनसे परिचित होंगे, और हमारे भारत देश में इसे इरेडिकेट कर दिया गया है, और हमारा भारत देश पोलियो से इरेडिकेशन जो है होने वाला, यानी पूरी तरह पोलियो खत्म हो जाने वाला हमारा भारत देश भी घोषित हो चुका है। लेकिन आज भी हमारे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पे पोलियो के मामले कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो बस उसी पोलियो के मामलों के बारे में अवेयर करने के लिए, या जो उसके प्रति इरेडिकेशन उसको खत्म करने के लिए जो जो स्टेप उठाए जाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। और ये जो है ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इसी चीज को हाईलाइट किया जाता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो पोलियो फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बहुत से लोगों ने जो है अपने जो है सपोर्ट भी किए हैं, समर्थन भी दिए हैं, और बहुत से लोगों ने कार्य भी किए हैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो उन्हीं लोगों के सम्मान में ये दिन हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इस साल वर्ल्ड पोलियो डे 2022 का जो थीम है वो है वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। आपको पता ही होगा कि पोलियो से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनके कारण जो है माँ का भी स्वास्थ्य, उनके प्रति उनके जो दया होती है या उनके प्रति उसके सोच को लेकर माँ का भी स्वास्थ्य डाउन हो जाता है, और बच्चे का तो स्वास्थ्य डाउन होता ही है। बस उसी चीज को हाईलाइट करने के लिए इस बार ये थीम को चुना गया है। और पहली बार जो वर्ल्ड वाइड इरेडिकेशन किया गया था पोलियो को, उसे 1988 में अडॉप्ट किया गया था, यानी अब जो है पूरी तरह पोलियो को खत्म किया जाना चाहिए। इसकी जो अडॉप्शन की गई थी वो 1988 में की गई थी। और सबसे पहले जो वर्ल्ड पोलियो डे को सेलिब्रेट किया गया था, यानी जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1985 में की गई थी। और किसके द्वारा? तो रोटरी इंटरनेशनल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 24 अक्टूबर को ही क्यों चुना गया वर्ल्ड पोलियो डे? क्योंकि इसी दिन पोलियो के जो टीके की खोज जिन्होंने किया था, जिनका नाम जोनास साल्क है, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है 24 अक्टूबर, और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश की राष्ट्रपति के द्वारा सिल्वर ट्रम्पेट जो है प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को सम्मानित किया गया है। यानी हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उनकी जो बॉडीगार्ड हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में पबजी के नाम से जाना जाता है, उन्हें जो है हमारे देश की राष्ट्रपति ने सिल्वर ट्रम्पेट से उन्हें सम्मानित किया है। और ये हर एक राष्ट्रपति को अपने बॉडीगार्ड को सम्मानित करना होता है। अगर आपने जो है कई सारे राष्ट्रपति के इमेजेस या वीडियो देखे होंगे, तो हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम हो या कोई भी राष्ट्रपति हो, तो उन्हें जो है अपने गार्ड को ये सम्मान से ऑनर करना पड़ता है। और इस बार जो ये सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर जो सम्मान है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इन्हें सम्मानित कर रही है। अब ये जो है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, इनके बारे में तो आपको शायद पता होगा, क्योंकि आपने कई बार जो है 26 जनवरी वगैरह ओकेजन पे आपने देखा होगा कि ये कैसे प्रेसिडेंट की सुरक्षा करते हैं। और ये जो बॉडीगार्ड होते हैं बेसिकली एक घुड़सवार बॉडीगार्ड होते हैं, जो कि इंडियन आर्मी से चुने जाते हैं। यानी कि ये इलाइट हाउस होल्ड कैवेलरी जिसे घुड़सवार बोलते हैं, ये इंडियन आर्मी के घुड़सवार होते हैं, जो पूरी तरह अपनी जो सुरक्षा है वो राष्ट्रपति को समर्पित करते हैं। और ये जो है हमारे इंडियन आर्मी के जो है सीनियर मोस्ट रेजिमेंट्स में से एक होते हैं। और
इस रेजिमेंट्स यानी इस यूनिट का, जो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूनिट का जो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी वो 1773 में की गई थी। और इसके एक कमांडर भी होते हैं, कमांडर इन चीफ। और जो पहली बार इस राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के कमांडर इन चीफ बनाए गए थे उनका नाम था कैप्टन स्वीनी टूने। और ये जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। यानी पहली बार जो हमारे राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड के जो कमांडर बने वो एक ब्रिटिश कमांडर थे। और नाम याद रखिएगा, उनका नाम था स्वीनी टूने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इस टर्म में है क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है। और अपॉइंटमेंट की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्टिंग चेयरपर्सन की। इनका नाम क्या है, इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो कब तक की गई है, यानी कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं मिल जाते हैं सीसीआई को यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, तब तक इनकी नियुक्ति की गई है। और इनका नाम है संगीता वर्मा। और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो हाल ही में जो है किनके जगह पे की गई है, तो अशोक कुमार गुप्ता जी के जगह पे की गई है। यानी अशोक कुमार गुप्ता जी अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उन्हीं के जगह पे संगीता वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो अगले 3 महीने या जब तक किसी परमानेंट जो है अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है या इन दोनों में से जो भी पहले होते हैं वहां तक इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। अब ये जो है ये करेंटली जो है रेगुलेटर की एक मेंबर के रूप में ये कार्य कर रही हैं, जिन्हें अभी सीसीआई के एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज एक इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक का विमोचन किया गया है। इस बुक के राइटर का नाम आपको याद रखना होगा और इस बुक का नाम याद रखना होगा। बुक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। और इस बुक को जिन्होंने रचना किया है उनका नाम है बिमल जलान। और बिमल जलान के नाम से आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर जो है ये गवर्नर रह चुके हैं। और इन्होंने ही हाल ही में अभी एक बुक का जो है इन्होंने एक रचना किया है। बुक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और ये जो बुक है ये बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला इकोनॉमी, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स, इन तीनों सेक्शन में इस बुक को डिवाइड किया गया है। और ये जो बुक है बेसिकली उन बातों पे जो है हाईलाइट करता है या चर्चा करता है जो कि हमारे इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिले हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे हमारे नेशन के डेवलपमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। इन सब बातों को इस बुक में इन्होंने दर्शाया है या इन सब बातों को इन्होंने इस बुक में हाईलाइट किया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इनकी रचना जो हुई है वो एक हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर के द्वारा की गई है, तो इसे आप याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सेक्शन की पहली ट्रेन जिसकी पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रैक पे उसे दौड़ाई गई है। यानी ये जो ट्रेन चल रही है वहां की जो ट्रैक है वो पूरी तरह अब इलेक्ट्रिक ट्रैकेशन उसकी कर दी गई है। यानी अब वो वहां पे जितने भी ट्रेन चलेंगी वो पूरी तरह अब इलेक्ट्रिक के बेस पे चलेंगी। और ये ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में सबसे पहले दौड़ाई गई है, ट्रेन स्टेशन का नाम है खजुराहो से लेकर उदयपुरा स्टेशन के बीच में इस ट्रेन को दौड़ाया गया है। और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सेक्शन का पहला ऐसा ट्रैक है जो पूरी तरह अब इलेक्ट्रिक से जो है वो संपन्न हो चुका है। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सेक्शन के जो इलेक्ट्रिफिकेशन की 100% अचीवमेंट की जो है भारत सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि पूरी तरह नॉर्थ सेंट्रल जो सेक्शन है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड होगा, यानी कि पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से वो संपन्न होगा। अब वहाँ पे जितने भी रेलगाड़ियाँ दौड़ेंगी वो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे दौड़ेंगी, ना कि डीजल इंजन वगैरह दौड़ेंगी। ओके, अब ये जो ट्रेन पास हुआ है इस ट्रेन की एक वीडियो जो है जारी किया गया है और इसमें ये दिखाया गया है कि ये ट्रेन जो है ईशानगर रेलवे स्टेशन से पास हो रहा है और उसमें ये जो ट्रेन है ये किस तरीके से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये ट्रेन इस ट्रैक पे चल रहा है। अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसके जो है इन स्टेशनों के बीच में इस ट्रेन को दौड़ाया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर में 19 रेल जोन है
और जो स्टेशन है उनमें से 202 मेन लाइन स्टेशन है और जो ब्रांच लाइंस स्टेशन है उसकी संख्या 221 है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो सबसे बड़ी स्टेशन है उसका नाम है कानपुर सेंट्रल, इसे याद रखिएगा। और इसके अंदर 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन है डिवीजन 4 इलाहाबाद, झांसी और तीसरा है न्यू आगरा। इसके 3 डिवीजन है एनसीआर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज, अभी यूके में उथल पुथल पूरी तरह पॉलिटिक्स में हुआ पड़ा है और हमारे एक भारतीय मूल के एक बहुत ही फेमस पर्सन ने यानी कि ऋषि सुनक ने अब यूके का कमान संभाल लिया है और उन्होंने अभी हाल ही में यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की है। और इनका नाम क्या है, इनके साथ किनकी और नियुक्ति की गई है, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन बने हैं यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जी, इनका नाम है डोमिनिक राब और ये जो है यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बने ही बने हैं, साथ में वहां के जस्टिस सचिव के रूप में भी इन्हें अपॉइंट किया गया है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है इस पोस्ट पे ये पहले भी हो चुकी है, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की जब सरकार थी उस समय भी इन्हें जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही लीडर थे। ओके, और इसके अलावा जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के तौर पे भी ये अपना कार्य कर चुके हैं। ये है आपके डोमिनिक राब जी। और इन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के तौर पे जो कार्य किया हुआ है वो 2017 से 2018 के बीच किया हुआ है। और इनके अलावा यानी कि यूके के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अलावा यूके की जो है गृह सचिव के रूप में इंडियन ओरिजिन की ही स्वेला ब्रेवरमैन को नियुक्त किया गया है। ये है स्वेला ब्रेवरमैन, यानी कि अब यूके में भी अब हमारा भारतीय परचम लहरा रहा है। दोस्तों, कई सालों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किए हैं, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम उन पे अब शासन करें। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसको आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।